सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि बांग्लादेश क्या कोई नई साजिश रच रहा है। ये इसीलिए क्योंकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, अगर आप बीते पन्नों को पलटे तो तब से बार बार अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार है वो बढ़े हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। 6 अगस्त की वो तारीख याद कीजिए जब ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला होता है। 12 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया जाता है। एक के बाद एक इस्कॉन मंदिर पर अटैक होते हैं। 3 अक्टूबर की वो तारीख जब कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा पर हमला किया जाता है। ये 3 अक्टूबर को घटनाक्रम हमारे सामने आता है। उसके बाद 11 अक्टूबर की तारीख जब चटगांव के दुर्गा पूजा मंडप में उपद्रव होता है, उसकी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। 11 अक्टूबर को ही सतखिरा के यशोश्वरी काली मंदिर से मुकुट चुरा लिया जाता है, मुकुट चोरी होता है। 12 अक्टूबर को ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमला होता है। 29 नवंबर को चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों पर एक साथ अटैक किया जाता है। 7 दिसंबर को ढाका के इस्कॉन नमहट्टा सेंटर पर हमला किया जाता है। इसके बाद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को बाहर करना हो या फिर अब ये देखिए जजों को भारत ट्रेनिंग आने से रोकना ही क्यों ना हो। बांग्लादेश के बाद अब बात बंगाल की कर लेते हैं। अब देखिए, बंगाल की सियासी सरजमी पर आपने बड़े से बड़े नेताओं को सुना भी होगा, उन्हें देखा भी होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि जो सीनियर नेता है, जूनियर नेताओं की तारीफ आपने उनके मुंह से सुनी होगी सीनियर नेताओं के लिए। लेकिन अब टीएमसी के किस ऐसे नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए तारीफ तो की, लेकिन तारीफ करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस से कर दी है। इसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या आपको ममता बनर्जी में नेताजी दिखते हैं? क्या आपको दोनों की कार्यशैली एक जैसी लगती है? क्या आपको दोनों समान विचार वाले लगते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के वो क्रांतिवीर जिन्होंने पराधीनता की जंजीरों में जकड़ी मां भारती की स्वाधीनता की खातिर अपना जीवन खपा दिया। दूसरी ओर बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा जाता है कि राजा को खुश करने के लिए उसका सेनापति अपने राजा की विशेषताओं का बखान करने के लिए राजा की विशेषता में विशेषण का तड़का लगा देता है और फिर उस विशेषता को राजा के सामने परोस देता है। सोचता है कि राजा खुश होगा, शाबाशी देगा। कुछ ऐसा ही इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी जीवंत देखने को मिल रहा है, जहां उनके प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने विशेषताओं में विशेषण का तड़का लगाते हुए ममता की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तुलना कर डाली। अभी ठहरिए और अपने मस्तिष्क में न्यूरॉन केमिकल को रिलीज करिए और याद कीजिए कि ये वही महाशय हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की तुलना शारदा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल से की थी। इतिहास के जानकार इन महानुभावों के साथ ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ये अपनी सर्वे सर्वा नेताजी यानी कि ममता बनर्जी को कई उपाधियों से नवाज चुके हैं। लेकिन यह बात नेताजी के सम्मान की थी तो सबसे पहले नेताजी के परपोते ने ही प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी मैथ्स लीडर है, बहुत बड़ा नेता है आज के तारीख में, बंगाल में मुख्यमंत्री है। तो ये जो कंपैरिजन ये सही नहीं है। नेताजी एक अलग जमाना में उन्होंने आजादी का लड़ाई किया था। अब बीजेपी भी भला इस मुद्दे पर बैकफुट पर कैसे रहती? बीजेपी ने भी नेताजी के सम्मान की आवाज को बुलंद किया। सिर्फ नेताजी का अपमान नहीं, सारा बंगाल और बंगाली का अपमान। एक तो जगह जगह में नेताजी को भी गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का पिक्चर इतना छोटा और ममता बनर्जी का पिक्चर इतना बड़ा लगाते हैं। उसके बाद इस तरह का कंपैरिजन करना, मुझे भाषा नहीं है कि हम इसको क्या बोले। ममता बनर्जी पर
चोरी लूट की स्वाधीनता वाले आरोपों के बीच और नेताजी से ममता बनर्जी की तुलना, ये दोनों बयान अपने आप में विरोधाभासी हैं। सवाल तब और गहरे हो जाते हैं जब बंगला की ही धरती से जन्मे देश के सच्चे सपूत की तुलनाएं होने लगे। खैर, राजनीति में राजा की चटुकारिता को सर्वोपरि रखने वालों से भला आप उम्मीद ही क्या रख सकते हैं। और जब बिना कुछ किए नाउम्मीदी का सूरज उदय होता है तो ऐसी तुलनाओं को भी वहां पर जगह मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश किस तरीके से विकास की रफ्तार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये हम लगातार बार बार देख रहे हैं और ऐसे में देश में रेलवे के विकास का एक नया युग मानो जैसे शुरू हो गया है। पुनीता, बिल्कुल, और इसे आप कह सकते हैं कि ये बदलाव की बहार है और यही वजह है कि रेलवे की तरफ से एक के बाद एक नई आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। और इसके पीछे का मकसद यही है कि यात्रियों को सुविधा तो मिले लेकिन आधुनिकता के साथ उन्हें तमाम वो सुविधा मिले जिससे उनकी यात्रा सफल हो सके। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। परिवर्तन की बहार, रेलवे का नया युग तैयार, विकास की रफ्तार, योजनाओं का अंबार। दिल्ली से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन के हकीकत बनने के साथ ही भारत सरकार जम्मू को एक नया रेलवे डिवीजन देने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी आज डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्र की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 4000 से 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस फैसले का असर इस बात से समझा जा सकता है, रेलवे से जुड़े सभी फैसले डिवीजन स्तर पर लिए जाते हैं और पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पठानकोट के लोगों को इसके लिए फिरोजपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब डिवीजन का सारा काम यहीं से होगा। दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर के बाद जम्मू उत्तर रेलवे जोन का छठा रेलवे डिवीजन होगा। उद्घाटन के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन को नया रूप मिलेगा और जम्मू रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म क्षमता को 3 से बढ़ाकर 7 करने का काम पहले से ही चल रहा है। सभी मौजूदा इमारतों को तोड़ दिया जाएगा और यहां नया बुनियादी ढांचा बनेगा। इस बीच उत्तरी रेलवे ने सर्दियों के लिए कश्मीर घाटी के लिए एक ट्रेन संचालन योजना जारी की है, जिसमें उन्होंने श्री वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 3 नई ट्रेनें शामिल की हैं। इसमें एक वंदे भारत ट्रेन और 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं जो प्रतिदिन चलेंगी। इस समय को रेलवे का एक नया युग कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। रेलवे के ढांचागत विकास के साथ साथ देश की जनता को सरकार नई ट्रेनों की सौगातें दे रही है, जिसमें से एक बेहद बहुप्रतीक्षित नमो भारत ट्रेन दिल्ली की जनता को मिल चुकी है। पीएम मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन भी कर दिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें ट्रैवल करके और ये बहुत जल्दी स्पीड से पकड़ती है और बहुत जल्दी लेके आ गई मेरे को यहाँ से। मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है, देश के लिए जो किया है, उन्हें और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने न्यू अशोकनगर से आनंद विहार तक ट्रैवल किया मात्र 5 मिनट में। मोदी जी का अब तक का सबसे सराहनीय कार्य है ये और बहुत इजी हो गया हम लोग को इधर उधर जाने की, कोई ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता है। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे नव भारत का, आज वो साकार हुआ। बहुत अच्छे, मोदी जी को बधाई हो। बट इतना फास्ट कन्वीनियंस रहेगा ये पता नहीं था कि 10 मिनट के अंदर ही हम लोग पहुंच जाएंगे। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। पहले जो दिल्ली आने में कम से कम मेरठ से यहाँ तक हमें 4 घंटे, 4.5, 5 घंटे तक लगते थे, वही सफर हमारा 40 से 45 मिनट में कवर हो जाएगा। ये दूसरी उपलब्धि है। बैठे हुए हैं, बैठने में आराम लग रहा है। हाँ, बहुत कंफर्टेबल है। अब तक साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 42 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर नमो भारत चल रही थी। अब नमो भारत कॉरिडोर के 55 किलोमीटर लंबे खंड पर हाई स्पीड ट्रेन चलने लगेगी। इस खंड में कुल 11 स्टेशन होंगे।
इस सेक्शन पर परिचालन शुरू होने से मेरठ शहर अब नमो भारत ट्रेन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ गया है। यात्री न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक सिर्फ 40 मिनट में यात्रा कर सकेंगे। मकसद साफ है कि मोदी सरकार विकास की रफ्तार में देश के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि अब योजनाओं के केंद्र में न सिर्फ महानगर हैं, बल्कि वो शहर और कस्बे भी हैं जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उस नए वायरस की जिसने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। जी हां, कोरोना महामारी के 5 साल के बाद अब चीन में नए वायरस की एंट्री हो चुकी है मोनिका, और इसकी वजह से भारत में भी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है कि लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग चिंता में हैं, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि चीन से ही कोरोना जिस तरीके से फैला उसके बाद ये चिंता लाजमी भी है। लेकिन जिस तरीके से नया रेस्पिरेटरी डिजीज पाया गया है चाइना में, उसको लेकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ कहा गया है, क्या है एडवाइजरी में, देखिए। चीन ने फिर छोड़ा वायरस बम, पूरी दुनिया हुई बेदम। HMPV वायरस से हड़कंप, चीनी वायरस पर दिल्ली में अलर्ट। चीन में HMPV संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2024 में देश में 327 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 और